वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में और मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। और सिलेबस होगा आपका बीए फर्स्ट ईयर का। तो बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन इतिहास मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का राजनीतिक इतिहास, या फिर आप बोल सकते हो इसका उत्तर भारत या दक्षिण भारत की बात नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे जब मध्यकालीन इतिहास के बारे में तो जनरली बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। मुख्य रूप से आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है। तो दिल्ली पर शासन कर रहे थे कुछ लोग, मतलब जो है बाहरी आक्रांता थे। हम समझेंगे कौन कौन से जितने भी लिखे हुए हैं सब आक्रांता ही हैं और सब कहीं ना कहीं पे आए ही हैं दूसरे देश से और भारत पर धीरे धीरे करके अपना स्थापित एक प्रकार से जमा लेते हैं। और धीरे धीरे पहले बात की जाए तो जो है 712 ईस्वी से अपने यहाँ पर तुर्क, और उसके बाद में बात की जाए तो तुर्क के साथ साथ जो है और भी तमाम सारे लोग जो है मुस्लिम आक्रांता आते रहे। जैसे 711 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के प्रारंभ होते हैं और तमाम सारे लोग आते हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, तमाम सारे लोग आते हैं और वही एक प्रकार से यहाँ पर अपना स्थापित जो एक प्रकार से जमा लेते हैं और आसानी से जो है जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे उन्हीं का शासन हो जाता है और इसी प्रकार सारी चीज़ चलती रहती हैं। समझेंगे हम चैप्टर वाइज जब वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ सिलेबस तो बताऊंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं चैप्टर्स इसमें दिखाया हूं उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मेरा फोकस यह भी रहेगा कि पिछले 10 सालों में जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपको दिखा दूं, उनको भी आपको देने का प्रयास रहेगा। और इसी के साथ साथ किस प्रकार से 2010 में जैसे पैटर्न था, 11 में कैसे हुआ, 12 में कैसे हुआ, धीरे धीरे पैटर्न कैसे चेंज होता गया विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का, अलग अलग विश्वविद्यालयों के सिलेबस को, अलग अलग विश्वविद्यालय के जो है पेपर को, मॉडल पेपर्स को देखते हुए तमाम प्रकार के जो है चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको बताने का प्रयास किया जाता है। तो बिल्कुल चिंता न करें, आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आप पढ़ते, एक बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी जो मैं बताऊँगा उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या बात मैं वो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ प्रथम प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो नाम है आपके यूनिवर्सिटी में, अगर प्रथम प्रश्न पत्र का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास है, अधिकतर में तो यही होता है क्योंकि जब आप भारत प्राचीन मतलब कि एक प्रकार से मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में बात की जाए शुरुआत की तो 711 से 712 ईस्वी से ही शुरुआत हो जाती है और लगभग बात की जाए तो 1707 तक कुछ विद्वान मानते हैं मध्यकालीन इतिहास की और कुछ विद्वान 1600 तक ही मानते हैं। 1707 तक क्यों मानते हैं? क्योंकि 1707 ईस्वी में जो है एक प्रकार से बात की सबसे जो है मुगल काल का जो सबसे जो है एक प्रकार से बड़ा शासक था, बड़ा नहीं बोल सकते हैं, अंतिम जो सम्राट था जो कि अच्छा ठीक ठाक था, अच्छा नहीं बोल सकते उसको क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा क्रूरता थी। औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से बात की जाए जैसे कि जो है सैन्य शक्ति की दृष्टि से या फिर एक प्रकार शासन चलाने की दृष्टि से वह एक प्रकार से था। बाकी तो के लोग उसमें उतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए हैं मुगल काल में। तो 1526 तक जो है कहीं ना कहीं 1526 से मुगल काल की स्टार्ट हो जाएगी और मुगल काल समाप्त कब होगा आपका 1707 में एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। मतलब एक प्रकार आधिकारिक रूप से नहीं समाप्त हो जाएगा, बहुत सारे लोग फिर आते रहेंगे उत्तर मध्यकालीन में। तो लेकिन बात किया 1707 तक ही बहुत सारे विद्वान मान लेते हैं, तो उसको हमको नहीं पढ़ना। हमको इस पेपर के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखेंगे 1206 ईस्वी से लेकर के और 1526 ईस्वी तक। और 1206 ईस्वी क्यों? क्योंकि यहीं से शुरुआत होती किसकी? यहीं से शुरुआत होती है आपके दिल्ली सल्तनत की। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर के 5 जो है वंश आएंगे और 5 वंश लगभग मैं बात कर रहा हूँ 300 वर्षों तक शासन करेंगे। ठीक, 300 वर्षों तक शासन करेंगे, उसमें 5 वंश आएंगे। उन्हीं 5 वंश से रिलेटेड जो शासक होंगे, उसके जो प्रवर्तक होंगे, उसमें जो बढ़िया जो एक प्रकार से राजा ने काम किया होगा, जो प्रतिनिधि होंगे, एक होता है प्रवर्तक, एक होता है प्रतिनिधि। प्रवर्तक मतलब होता है जिसने जो है उसको स्थापित किया और प्रतिनिधि मतलब होता है एक प्रकार जिसने उसको आगे बढ़ाया। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस में संकलित हैं जो भी आपके सामने दिए हुए हैं। कुछ छिटपुट राजा जैसे कि जो शासक थे जो कि एक प्रकार से ज़्यादा वो फेमस नहीं हो पाए या फिर अच्छा कार्य नहीं किया या फिर बुरा कार्य अच्छा कार्य दोनों किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो उनके बारे में नहीं पढ़ना हमको। जिसने किया, जिसने कुछ शासन किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे
तो अगर भारत के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत आप 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है तो निश्चित तौर पर आपको यही पढ़ना होगा। तो विधिवत रूप से आप लोग अपने तैयारी में जुट जाइए। आने वाले समय में मैं बता दूं इन सभी से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा। आपको अगर देखना है तो पॉलिटिकल साइंस का जो है एक प्रकार से अभी अपलोड नहीं किया, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश का अपलोड हो चुका है, शिक्षा शास्त्र का अपलोड हो चुका है, जल्दी और शिक्षा शास्त्र का अपलोड होगा। एक प्रकार से हमने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, टीचर हैं उनको नियुक्त किया है, वो पढ़ाएंगे शिक्षा शास्त्र। एक जो है एक सर जी है जो है एस एन सर, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हमने कैटेगरी किया ताकि एक ही जो है मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा था सारे मुद्दों को, तो ठीक उतना समय नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस जल्दी ही आपको देने का प्रयास रहेगा। नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात होगी, आपका सिलेबस जो है लगभग 1 इकाई 2 3 और 4 इकाइयों में बटा हुआ सिलेबस, और 4 इकाइयों में हम समझेंगे किस किस तरीके से बटा हुआ, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और किन किन तरीके से पढ़ना है, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न बदला उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं इसको बता दूंगा। वैसे किसी मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय में लगभग बात की जाए तो 75 से ऊपर मतलब की परसेंट की बात कर रहा हूँ, लगभग 70% विश्वविद्यालय में आपका जो परीक्षा होती है वो कैसी होती है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, BA फर्स्ट ईयर की। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय की बात की है तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में कैसी होती है, लिखित टाइप की होती है। तो चाहे जिस टाइप की हो, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम इतिहास को जानने से पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, तो इतिहास जो होता है जो प्राचीन चीज़ें, मतलब इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की परिभाषा देना एक प्रकार से एक जटिल कार्य है। लेकिन फिर भी अगर बात की इतिहास क्या होता है, जो चीज़ें जैसे आज जो वर्तमान है ना वही कल भूत हो जाएगा, और जो भूत हो गया वही इतिहास है। जो आज चल रहा है वही कल भूत हो जाएगा, तो वही भूत क्या है, आपका इतिहास है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो है बात की जाए भूतकाल में जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो है राजा महाराजाओं ने जो गलतियां करी, आखिरकार उन्होंने युद्ध लड़ा तो उनमें कौन सी कमी रह गई जिसके कारण से वह हार गए, या किन्हीं ने युद्ध लड़ा तो क्यों जीते, उनका क्या कारण था, तो उनको देखेंगे आखिरकार युद्ध लड़ने के तरीके, कितनी बार कौन सफल हुआ, कैसे कैसे उनका जो है लाइफ स्टोरी हमको पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और जो भूतकाल की क्रियाएं होती, भूतकाल में जो गलती होती है उनको हम यहाँ पर ना करें दोबारा, इसीलिए हमको इतिहास पढ़ना पड़ता है। ठीक, इतनी बात है। तो इतिहास पढ़ने से पहले या अर्थात जब मध्यकाल यानी बात करें 1206 की ईस्वी की या 1526 ईस्वी तक के बीच काल की, तो इस समय हम ना थे, ना आप थे, और ना इतिहासकार उतने लोग थे जिन लोगों ने लिखा है। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या लिखा, तो उनके आधार पर हम पता करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इसी बेस पे आपका आता है। सबसे पहला चैप्टर क्या है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत मतलब सोर्सेस ऑफ जो है नॉलेज, यानी नॉलेज आपको कैसे मिले और किसके माध्यम से, तो सोर्स जिसको आप कहते हैं रिसोर्स। तो रिसोर्स किसके, नॉलेज के, किसके नॉलेज के, तो आपके मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री को अगर आपको जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें जो मैं बता रहा हूं। तो उसको जानने के सोर्सेस यानी जो स्रोत होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। अब कैसे स्रोत, एक तो आर्कोलॉजिकल स्रोत होते हैं, मतलब सोर्सेस होते हैं। मतलब आर्कोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, मतलब जैसे कि कोई सिक्का हमको मिल गया, कोई अभिलेख मिल गया, या इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें मिल गई, तो ये होता है पुरातात्विक स्रोत। मतलब उनके माध्यम से हम पता करते हैं कि आखिरकार उस समय क्या रहा होगा, कैसे इतिहास रहा होगा, कौन से राजा थे, या उस समय जो है कितने जो है काल था, कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक मतलब कुछ ऐतिहासिक तथ्य हमको मिलते हैं, कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें हमको मिलती हैं। उसके बाद में साहित्यिक पुस्तकें कुछ मिलती हैं हमको, और साथ ही साथ साहित्यिक पुस्तकों में भी हमको, जैसे कि बात की जाए पुस्तकों में कई प्रकार की पुस्तकें आप देखेंगे, एक ऐतिहासिक पुस्तक हो जाएगी, एक धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्य हमको मिलेंगे। तो इन सभी ये सब स्रोत हैं किसके, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत है कौन, पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। हम चर्चा करें जैसे मेगास्थनीज की जो है बात की जाए इंडिका पुस्तक, तो उससे हमको इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में देखेंगे इसी प्रकार से। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, विधिवत रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा सोशियोलॉजी का क्लास जो है एक प्रकार से अपलोड हो चुका, सोशियोलॉजी के जो है प्रकार सिलेबस को हमने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश का सिलेबस भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का भी अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से तमाम सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोडेड है, उनको देखिएगा। आने वाले समय में जो भी सिलेबस जो चैप्टर्स बच रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे वीडियो अपलोड होने के बाद में, और मैं जिस उस पर वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास करूंगा।
यहाँ पर देखें आप सभी लोग। उसके बाद में तो ये आपका समाप्त हो गया है पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद में इतिहास लेखन, जैसे बात की जाए उस समय जो साहित्यिक स्रोत होते थे, अब यहाँ पर 1526 की बात करें, ये मतलब इसके बीच में 1206 से 1526 के बीच में जो साहित्य में चीज़ें लिखी गई। अब साहित्य क्या था उस समय, आप देखते होंगे 1206 ईस्वी के आगे के समय काल को हम कहीं ना कहीं पे जो है किस में रखते हैं, आप कुछ आदि काल में चला जाएगा, जिसमें वीरगाथा काल जो आप बोलते हो, रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया था, और कुछ आप किस में चले जाओगे, तो कुछ आप जो है भक्ति काल में चले जाओगे, और भक्ति काल के साथ साथ आप रीति काल में कुछ ना कुछ, या रीति काल में आप नहीं प्रवेश करोगे, भक्ति काल और आधुनिक मतलब कि आदि काल के बारे में ही यहाँ पर आप देखेंगे। तो वहाँ से कैसे कैसे से वीरगाथा काल में आप देखेंगे कि तमाम सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा, या इसी प्रकार से आलखंड वगैरह, जगनीक परमार, तमाम प्रकार की रचनाएं या फिर कवि हुए, उन्होंने बताया इतिहास के बारे में। और उसके अंदर जो है मेगास्थनीज और उसके अंदर तमाम सारे लोग हुए हैं, इनके बारे में चीनी यात्रियों ने क्या बताया, और फायान वगैरह जो है हुएनसांग, तमाम सारे लोग आए हैं, तो उन सभी के बारे में देखेंगे हम। वैसे जो शामिल होंगे उन्हीं के बारे में देखेंगे जो आपके सिलेबस में होंगे, ठीक। इतिहास लेखन, उसके बाद में इतिहास कैसे लिखा जाने लगा, इतिहास लेखन की क्या क्या चीज़ें, मतलब कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया जाता है, और इतिहास लेखन के क्या कारण होते हैं, और आखिरकार ये मतलब कि अगर ना किया जाए तो क्या होगा, इन समस्त मुद्दों को समझेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ से बने होंगे उनको भी देखने का प्रयास रहेगा। आगे चलते हैं हम उसके बाद में, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका तीसरा, इसमें इन यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तुर्कों का उत्थान, यानी तुर्क जो थे, यानी कि जो, और तुर्कों का उत्थान कहाँ पर, हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिरकार जो तुर्कों का उत्थान हुआ, जो इसे अब तुर्क कहाँ पे रहते हैं भाई, तुर्क जो थे वह तो जो एक प्रकार से जो है बात की जाए तो जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रहते थे, और वहीं से आए हैं यूरोपीय कंट्री से, या फिर यूरोप के नीचे जो आप देखेंगे अफ्रीका और यूरोप के मध्य मतलब कि जो खाड़ी देश है, वहीं से जो है तुर्क वगैरह आते थे, वहीं पर जैसे कि ईरान, इराक हो गया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, इन सभी से, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे तुर्कों के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ है, या अरबों का एक प्रकार से किस प्रकार से भारत में अरब लोग आए, अरबों के कौन कौन से आक्रमण हुए, किस प्रकार से सफल हुए, और भारतीय राजाओं का किस प्रकार से पराजय हुआ, इन मुद्दों को समझेंगे। आखिरकार 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने ताहिर को कैसे हरा दिया, तो इन सभी को देखेंगे। सिंध पर उसने जो है एक प्रकार से आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और राजा दाहिर वहाँ के उस समय सिंध के प्रांत में शासन कर रहे थे, उनको एक प्रकार से हरा देता है, और यहीं पर शासन करना, वहीं से नींव पड़ जाती है, और वहीं से लोग आना प्रारंभ हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी गजनवी, तमाम सारे लोग। तो इन सभी के बारे में देखने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में हम यूनिट 2 में यानी इकाई 2 में प्रवेश करते हैं। इकाई 2 में बात की जाए, इकाई 2 के अंतर्गत, तो इकाई 2 के अंतर्गत भाई जो है हम 2 वंश के बारे में पढ़ेंगे, एक तो गुलाम वंश और एक दूसरा खिलजी वंश। और आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो हमने यहाँ पर बताया था आपका 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है, या जो मेरे प्यारे दोस्तों जो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आपका 5 वंश आता है। आपका 5 वंश कौन कौन सा, पहला वंश आपका कौन सा है, गुलाम वंश। दूसरा वंश कौन सा है, खिलजी वंश। तीसरा वंश आपका कौन सा है भाई, तीसरा वंश है आपका तुगलक वंश। और चौथा वंश कौन सा, सैयद वंश। और लास्ट और 5वां वंश आपका क्या है, लोधी वंश। तो जो 2 वंश यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश, इसको हम इकाई 2 के अंतर्गत समझेंगे, और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को हम इकाई 3 के अंतर्गत समझेंगे। उसके बाद में इकाई 4 के अंतर्गत हम ये यहाँ पर लिखे हुई चीज़ें उनके बारे में समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बिल्कुल चिंता न करें। अब चलिए हम बात करते हैं, तो कुछ यहाँ से प्रश्न, जैसे कि बात की गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1212 मतलब 1206 ईस्वी से मानी जाती है, और 1206 ईस्वी से चूँकि पहले गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था, और तो इसीलिए क्योंकि गुलाम इसमें होते थे एक दूसरे के, यानी राजा बनते थे, उनके गुलाम होते थे, फिर दूसरे राजा बनते थे, तो एक प्रकार से इनके बारे में समझेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले जाने किसने करी है, तो किसने करी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। ऐबक जो है ने करी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। लेकिन आपसे एग्जाम से कभी कभी ऑब्जेक्टिव वालों पूछा आता है कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश इसके गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। तो वो वैसे संस्थापक पूछे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो ऐबक हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इनका पूरा नाम है। लेकिन अगर वैसे अगर पूछे आपसे कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुलाम वंश का, यानी कि जिसको आप स्लेव डायनेस्टी कहते हो, इसको आप स्लेव डायनेस्टी कहते हो, ध्यान रखेंगे। इसको खिलजी वंश ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्लेव बोलते हैं, ठीक। गुलाम को स्लेव बोलते हैं अंग्रेजी में, तो यह बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपने देखा, तो सबसे पहले जानेंगे सबसे लंबी अवधि जो है किसकी रही है, सबसे लंबी अवधि किसकी रही भाई। देखिए सबसे लंबी अवधि जो रही किस वंश की रही, बताने का प्रयास करें। सबसे लंबी जो अवधि रही है वह किसकी रही है, सबसे लंबी अवधि किसकी रही, देखने का प्रयास करें यहाँ पर, किस वंश की सबसे अधिक लंबी अवधि रही है। 75 पाँचवें, ये चौथे पे होगा आपका, ठीक।
75 साल तक ये रहा। अभी देख लीजिएगा, अभी आप लिख लीजिएगा सबसे, अभी मैं साल यहाँ पर आपके सामने बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो गुलाम वंश था वो मतलब एग्जाम से पूछा था गुलाम वंश कितने जो है सालों तक रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 84 साल तक जो है गुलाम वंश रहा। कितने साल तक? 84 साल तक गुलाम वंश रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे 84 साल तक आपका गुलाम वंश रहा है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे नंबर 1 पर कौन था आपका? तुगलक वंश था, 90 साल तक रहा है। 90 साल तक सबसे फर्स्ट पर, यानी कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, मतलब कौन सा वंश रहा है? तो तुगलक वंश, एग्जाम से पूछा जाएगा। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश के जो है कौन थे भाई? तो गुलाम वंश जो था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक के जो समय काल है, इसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश चला इसमें, और गुलाम वंश का जो एक प्रकार से प्रवर्तक था कौन था? ऐबक था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश थे। उसके बाद में रजिया जो थी वह पहली मुस्लिम जो है एक प्रकार शासिका थी। तो पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया थी, रजिया सुल्तान थी भारत की। तो यहाँ पर इनके बारे में प्रश्न बनता है, तो हम ऐबक के बारे में विस्तार समझेंगे। और ऐबक के से रिलेटेड जैसे कि बात की है, ऐबक की जो है नीतियाँ कैसी थी, इकोनॉमिक सेक्टर की नीतियाँ या फिर राजनीतिक सेक्टर की नीतियाँ कैसी थी, मतलब कि राजनीति को लेकर के ऐबक के क्या विचार थे, ये सैन्य जो इनका सेना वगैरह किस प्रकार से रखते थे, इसी प्रकार सभी राजाओं के बारे में, उनकी सेना और राजा कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी, मतलब कौन कौन सी विजय करी है, कहाँ कहाँ पर कितने युद्ध करे हैं, क्या क्या चीज़ें, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे वहाँ पर, जब इनके बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में? ऐबक के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। रजिया, इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश है कि क्या है? इल्तुतमिश है। ठीक है, ठीक, ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बलबन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, बलबन के बारे में। तो बलबन के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट है आपके, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। गुलाम वंश में, गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक के समय काल को गुलाम वंश के नाम के, मतलब गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि 84 साल तक जो है रहा गुलाम वंश। और इसके जो है प्रकार जो संस्थापक हैं कौन है? ऐबक थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और बलबन के बारे में। मुख्य रूप से ये जो है 4 इसमें मुख्य रूप से एक प्रकार से प्रखर भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन चारों के बारे में हमको पढ़ना है और सिलेबस में आपके संकलित हैं। इनकी विजय क्या क्या है, इनके द्वारा जो है हासिल की गई अचीवमेंट, मतलब कि एक प्रकार से इन्होंने क्या क्या ग्रहण किया है और एक प्रकार से इनकी नीतियाँ किस प्रकार से थी, इनको देखने का भी प्रयास रहेगा। उसके बाद में हम प्रवेश करेंगे खिलजी वंश में। दूसरा वंश जो आपका प्रारंभ होता है खिलजी वंश प्रारंभ होता है, और जहाँ से गुलाम वंश खत्म होता है वहीं से खिलजी वंश शुरू हो जाता है, यानी कि 1290 ईस्वी से खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। और गद्दी पर बैठता है कौन? फिरोज शाह खिलजी। और फिरोज शाह खिलजी जो है, गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है, वो जो है जो फिरोज शाह खिलजी है मेरे भाई, वह फिरोज शाह खिलजी जो है यह खिलजी वंश का कौन है? संस्थापक है। कौन है? यह संस्थापक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह खिलजी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल को हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे लगभग 30 सालों तक क्या रहा? सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे कम कौन सा वंश रहा दिल्ली सल्तनत की दृष्टि से? सबसे कम आपका कौन सा है? खिलजी वंश है। कौन सा भैया? खिलजी वंश है। 1290 से 1200 मतलब 1320 तक, यानी 30 सालों तक रहा है और 5वें स्थान पर है, मतलब सबसे लास्ट में है। सबसे पहले कौन सा? तुगलक वंश है, जो कि 94 साल तक चला। तो यहाँ पर हम खिलजी वंश के जो मुख्य हैं, एक बार से बात की जाए, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा इनका, अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा पद्मावती पर कौन आसक्त हो जाते हैं? तो यही अलाउद्दीन खिलजी आसक्त हो जाते हैं। और जो पद्मावती के एक प्रकार से जो वहाँ पर आचार्य होते हैं, वहाँ आचार्य भी एक प्रकार से पद्मावती पर मोहित हो जाते हैं। आपने देखा होगा मूवी में दिखाया गया है। हालांकि ये बातें कितनी ऐतिहासिक है, कितनी काल्पनिक है, इस बात का कोई पता नहीं चलता, लेकिन हाँ मतलब मूवी में कुछ हद तक या फिर लगभग जो है मतलब अधिकतर चीज़ें उसमें सही ही बताई गई हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें उसमें जो एक प्रकार से कल्पना शक्ति की भी भरमार है, या बात ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी ऐतिहासिक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ पर जो खिलजी वंश है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके बारे में पढ़ना है। राजा रतन सिंह की जो है प्रकार से जो है पत्नी रहती हैं, क्या नाम रहता है उनका? पद्मावती। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो उन्हीं के एक प्रकार से जो है उन्हीं को देखने के चक्कर में ये फर्जी में आक्रमण जाकर कर देता है वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, जबकि उसका कोई मतलब एक प्रकार से ये नहीं रहता कि हाँ इनसे लड़ाई करना है, फिर इनसे कोई जो है इनका मैटर फंसा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक प्रकार से मोस्ट हैं, किसके? खिलजी वंश के, तो मोस्ट हैं ये अलाउद्दीन खिलजी। एग्जाम से बहुत प्रश्न पूछा आता है। और फिरोज शाह खिलजी संस्थापक है, तो यहाँ से एक प्रश्न तो बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह खिलजी थे। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 1320 ईस्वी का जो समय काल है वह समाप्त होता है। 30 साल की अवधि बीत गई। फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अपना शासन निकाला। उसके बाद में
बात की जाए एक वंश दूसरा आता है जिसका नाम है तुगलक वंश, और जो सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत का वंश रहा है और उसका नाम है तुगलक वंश। और तुगलक वंश की बात की जाए तो 94 साल 94 ईयर्स तक यह रहा है और प्रथम स्थान पर है। बात की जाए सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश यही है दिल्ली सल्तनत का। 1320 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1414 ईस्वी तक यह समय काल रहता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 जो है शासकों के बारे में हमको पढ़ना है। पहला गयासुद्दीन तुगलक जो इसके संस्थापक थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एक प्रकार से पागल सन की तानाशाह कहा जाता है। कहा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था तो लोगों ने कहा कि जो है इसको लोगों से और लोगों को इससे क्या हुआ, छुटकारा मिला। क्योंकि यह ऐसा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, यह अपने ज़माने के से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो ये जो है एक प्रकार से इसको बात करने के लिए कोई नहीं इसके दरबार में मिलता था। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अरे एक नाम था, उस रेहला पुस्तक लिखी है, रेहला पुस्तक लिखी है, क्या नाम है उसका? आप लोग कमेंट्स करके बताएं जिसका नाम, अगर उसका क्या नाम है बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका एक प्रकार से रेहला नामक पुस्तक लिखी है, वो पता नहीं मुझको ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो आया था और उसको बाद में उन्होंने चाइना में भेजा था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, हम समझेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसको क्या कहता है, सन की तानाशाह, मतलब कि एक सन की तानाशाह एक प्रकार से नहीं, अब सन की तानाशाह तो एक प्रकार से जो वो कोरिया वाला है उसको बोला जाता है। लेकिन ये जो था वो एक प्रकार से उस समय जितने भी कार्य इसने किए सब के सब असफल रहे मोहम्मद बिन तुगलक के। और कहीं ना कहीं पे ये सांकेतिक मुद्रा वगैरह चलवाने का कार्य अगर पूछा था एग्जाम्स में तो यही, मतलब उस समय भी है जो सोने के सिक्के के बराबर चांदी का सिक्का निकलवा दिया, मतलब कि जो है तांबे का सिक्का निकलवा दिया था। लोग घर ही बैठ के चांदी के मतलब कि वो प्रकार तांबे का सिक्का छाप लिए और घर से ही एक प्रकार से सब पैसा बना करके, तो एक एक बोरा लेकर जाके ब्रेड लाना हो तो एक बोरा पैसे लेकर के जाओ। तो पैसे छापने से ध्यान रखेंगे, गरीबी नहीं दूर होती है, बात ध्यान रखेंगे। पैसे ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जब आपके पास पैसे रहेंगे तभी आप कुछ खाए पिएंगे ना, तभी आपकी मांग होगी, तभी आप गहने बनवाएंगे, तभी आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तभी आप लड़की की शादी करेंगे। तो इसी प्रकार तमाम से जब पैसे होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो सोचेंगे नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। तो पैसा क्या होता है एक प्रकार से, तो पैसा इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का जो आज चल रहा है कि 100 रुपये का नोट जो चल रहा है, क्या 100 रुपये के बराबर है? वह बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी प्रकार से उस समय इसने चलाया था। तो लोग वहाँ के उतना ज़्यादा टेक्निकल मामला तो था नहीं कि जो है वो कागज़ कहीं नहीं मिलेगा या फिर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तंबाकू सब रखे, उसका मोहर तुरंत नकल किया, तुरंत ठाप लिया, ले जाओ। तो ये था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ना हमको, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। इनके द्वारा चलाए गए अभियान जो भी, मतलब सारे राजाओं के द्वारा चलाए गए जो अभियान है, कहाँ कहाँ तक शासन था इनका, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चिंता ना करो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम्स में, पढ़ लेंगे। तो अगला है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट है इसके तुगलक वंश के, तो इनको पढ़ेंगे। तो 3 है विद्वान, मतलब कि 3 मुख्य हैं इसके तुगलक वंश के, इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे और लगभग 94 साल तक चला। नेक्स्ट है आपका सैयद वंश, और सैयद वंश जो है 37 सालों तक चला और चौथा स्थान बनाए हुए है। और सैयद वंश जो है आपका क्या है, सैयद वंश मेरे प्यारे दोस्तों 1414 ईस्वी से, यानी कि यहीं से प्रारंभ हुआ था, जैसे कि ये समाप्त होगा। एक खिज्र खां जो था वह तुरंत गद्दी पर बैठता है, और खिज्र खां गद्दी पर तुरंत बैठता है 1414 ईस्वी से। और एक प्रकार से बात की जाए तो चलता सैयद वंश 1451 तक है। और उसी में 3 मतलब कि 3 राजाओं के बारे में हमको पढ़ना है। एक तो खिज्र खां हो गया आपका, एक मुबारक शाह हो गया और एक आलम शाह हो गया। ठीक, तो इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे हैं नहीं, बट इनसे 1-2 प्रश्न एग्जाम से, 1-2 की बात की जाए, 1-2 खिज्र खां से, मुबारक शाह से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1 से 2 प्रश्न आलम शाह से। अति लघुत्री की मैं बात करें, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वहाँ पर ऐसे पूछे जाते हैं। बाकी बात की जाए तो 1 प्रश्न जो है सैयद वंश से पूछा जाता है लघुत्री का। ठीक, ध्यान रखेंगे जिनका लघुत्री होता है, चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर पहुँचते हैं लोधी वंश पर। लास्ट डायनेस्टी है इसकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। ये 70 जो है लगभग बात की है 75 साल तक जो है इसका शासन रहा लोधी वंश का। लोधी वंश के बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने करी थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? फिरोज शाह खिलजी। ये इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा आता रहता है। लोधी वंश के बारे में बात की जाए तो 1451 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1526 ईस्वी तक चलता रहता है। 1526 ईस्वी में चूंकि पानीपत का जो था वह युद्ध हुआ था, और किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और ये लास्ट जो है आपका इब्राहिम लोधी, इन दोनों के बीच में हुआ था। इसमें तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। किसका? तुलगमा एग्जाम से पूछा गया है। इसमें तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। युद्ध नीति का
इसमें प्रयोग किया गया था। यह क्या नीति होती है अभी समझा देंगे हम। वैसे यह नीति होती थी कि जैसे कि यहाँ पर कोई खड़ा है और यहाँ से इधर से ये सेना है, इधर सेना है, तो लगमा नीति मतलब कि दो तरफ से मतलब इधर छुपा दिया था। बाबर ने इधर सैनिक छुपा दिया, इधर से बोल मतलब कि ये बाबर है और इधर खुद खड़ा था बाबर, और इधर से जो है बड़ी फौज 1 लाख की सेना लगभग आई। 21,000 की सेना थी बाबर की, 21,000 की सेना किसकी थी? बाबर की थी। और इसकी 1 लाख की सेना थी किसकी? ये इब्राहिम लोदी की, लास्ट शासक जो था दिल्ली सल्तनत का। और बाबर ने तुरंत आकर के क्या किया भाई, यहीं से क्या किया, मतलब ये जो थे इब्राहिम लोदी ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कहा जाओ बाबर का सर काट के लाओ, जो व्यक्ति बाबर का सर काट के हमको देगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो तुरंत जो है यहाँ से इब्राहिम लोदी के कहने से तमाम सारे सैनिक इधर दौड़े और इसको बाबर के पास। अब सैनिक इधर आए बहुत सारे, कुछ सैनिक यहाँ पर टुकड़ी रुकी, तब तक ये सैनिक जो इधर वाले थे ये इधर तुरंत चल दिए। और जैसे ये इधर चले, इधर आकर के इनको क्या कर लिया, राजा को घेर लिया। ये चेस वाले में देखते नहीं कि मान लेते आपने रानी वगैरह को यहाँ पर लाग दिया, इधर से 2 जो है एक प्रकार से, एक ऊँट इधर से पहुँचा, हाथी इधर से पहुँची और काट पीट के बराबर कर दिया। तो लगमा युद्ध नीति मतलब कि 2 तरफ से यानी 3 तरफ से सैनिक को मतलब उसको शत्रु को घेर लेना ही तो लगमा युद्ध नीति कहलाती है। और इसका मतलब तो यहाँ से जाकर के इसने घेर लिया इसके बाबर के सैनिक ने, और निश्चित तौर पर इसको बंदी बना लिया। और जैसे बंदी राजा गया तो फिर पर सैनिक भी बेकार हो गए सब, तो तुरंत सैनिक वगैरह सब खत्म और तुरंत मतलब एक प्रकार से जीत हो गई किसकी? बाबर की। ठीक, तो बाबर की जैसे जीत होती थी वहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और BA सेकंड ईयर में आप मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है आपने पढ़ लिया लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश के बारे में हम मोस्ट कौन है आपके? बहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर लोधी भी इसमें मोस्ट है और साथ ही साथ इब्राहिम लोधी तो मोस्ट है ही। ठीक, तो इनसे प्रश्न बनता है, इनको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा और बात करेंगे। यहाँ पर इकाई 3 आपकी समाप्त होती है, इकाई 4 में आप प्रवेश करते हैं। और इकाई 4 की दृष्टि से अगर हम देखें इसको, इकाई 4 यानी यूनिट 4 में देखेंगे राज्य की प्रकृति और शासन के विभिन्न सिद्धांत। ओके, ध्यान रखेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दबा करके वीडियो को लाइक, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, अंत तक जरूर बने रहें और सारे मुद्दे क्लियर हो रहे होंगे आपके। हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इन सभी के बारे में विस्तार से क्यों नहीं बताते हो। अभी अगर इन सभी के बारे में विस्तार से बता दूंगा तो एक प्रकार से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और शायद एक प्रकार से अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं विस्तार से चर्चा कर पाऊँ। लेकिन हाँ, एक प्रकार से इतनी जानकारी आपको दे दिया हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत एक प्रकार से आपको लगा होगा कि हाँ बस यही पढ़ना है हमको। अब इसको लिख लीजिएगा आसानी से, और मिले तो गूगल करेंगे तो सबके बारे में विस्तार से जानकारी भी मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे मतलब कर लीजिएगा। वैसे मेरा मानना ये कि आप लोग एक बार सभी के बारे में गूगल करके पढ़ लीजिए। जितने भी राजा आपके पाठ्यक्रम में से ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, फिरोज शाह, खिलजी, इन सभी के बारे में आप क्या करेंगे, गूगल कर लीजिएगा। गूगल करने के बाद में आपको मिल जाएगा सारा डाटा, एग्जैक्ट मिलेगा। विकिपीडिया का मान्य करना ध्यान रखेंगे। बाकी नहीं मिलता तो हम देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी आपके सामने इन सभी चैप्टर्स की वीडियो देने का प्रयास रहेगा। इकाई 4 के अंतर्गत देखेंगे राज्य की प्रकृति के बारे में, यानी राज्य का यानी नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है, एंड शासन के विभिन्न सिद्धांत, अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक प्रकार से जो है थियरी होती है, तो थियरी ऑफ जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम राज्य की प्रकृति देखेंगे यानी स्टेट ऑफ नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ स्टेट देखेंगे। उसके बाद में हम थियरी ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और किस प्रकार की थियरी, डिफरेंट टाइप ऑफ थियरी। ओके, किसकी, जो कि शासन की। तो शासन कैसे कैसे चलता था इसमें, क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो शासन कैसे चलता था मध्यकालीन इतिहास में उसको देखने का प्रयास, और विभिन्न सिद्धांत, शासन चलाने के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। इसी के साथ साथ राज्य की प्रकृति यानी उस समय राज्य का क्या मतलब होता था, राज्य का नेचर कैसा था, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, ये खास करके आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का यहाँ से पूछाता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या थे, या फिर यही प्रश्न आपका घुमा दे, यही प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में मुगलों के आगमन या मुगलों के सफल होने के क्या कारण थे। जो कारण मुगलों के सफल होने के थे, अधिकांश कारण वही जो है दिल्ली सल्तनत के पतन होने के थे। यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जो पतन के कारण जो होंगे वही मुगलों के एक प्रकार से विजय के कारण होंगे। यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का यानी दिल्ली सल्तनत क्यों घटा, क्यों दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार नामो निशान मिट गया। 1526 आते आते लगभग 300 सालों के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से हटा, क्या क्या कारण थे, और उन कारणों पर विशेष करके हमको पढ़ना है। यह बात खास करके सिलेबस में इसको नोट डाउन कर दिया गया कि हाँ इसको हमको पढ़ना है। तो यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम से बनता ही बनता है, बात ध्यान रखेंगे।
एक प्रश्न बनता है, अगर बहुविकल्पीय का बनेगा तो सर जी पूछेंगे तब कैसे बनेगा सर जी बहुविकल्पीय का, तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो है निम्न में से दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण कौन सा नहीं है। तो चार कारण देगा, 3 कारण उनमें से एक प्रकार से होंगे कारण और एक कारण नहीं होगा, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सभी कारण के बारे में समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट है स्थापत्य शैली का विकास एवं साहित्य। स्थापत्य शैली का विकास एवं साहित्य। अब स्थापत्य शैली का विकास, स्थापत्य शैली क्या होती है एक प्रकार से, यानी जो आप पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो जो एक प्रकार से बात की जाए आर्ट मतलब वहाँ का कैसा था, यानी कला कैसी थी और कला के साथ साथ जो है वहाँ का एक प्रकार से संस्कृति कैसी थी। तो आर्ट और कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ के, मुगल काल के बारे में, सॉरी मुगल काल बोलो, दिल्ली सल्तनत के बारे में। हम दिल्ली सल्तनत, मुगल काल अगर गलती से निकल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दिल्ली सल्तनत हमको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1500 मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय काल दिल्ली सल्तनत है, ठीक, ध्यान रखेंगे। क्योंकि गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से होती है और 1526 ईस्वी में क्या हो जाता है भाई, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसमें जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है बाबर, और बाबर वहीं से 1526 से नींव डाल देता है किसका, मुगल वंश की। मुगल वंश वहीं से प्रारंभ हो जाता है और मुगल वंश वहीं से चलता है। 1707 ईस्वी तक आते आते मुगल वंश का भी पतन एक प्रकार से होना प्रारंभ हो जाता है। अंतिम शासक उसका कौन सा बचता है, मुख्य रूप से एक प्रकार से बात की अंतिम जो मतलब कि एक प्रकार से जो सबल शासक है वह औरंगजेब होता है। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। कोई विद्वान 1600 से मान लेते हैं, तो वो सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे। हालांकि यूरोप के इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे, किसके बारे में, पेपर 2 के बारे में, बी फर्स्ट ईयर में ही, इसी के पेपर के। तो यहाँ पर आपने इतना समझा तो ध्यान रखेंगे इतिहास 2 होता है बीए में, एक तो मध्यकालीन इतिहास और एक प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास अगर आप लिए हैं तो आप वेट करें, आपका भी सिलेबस अपलोड करवा देंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे। और मध्यकालीन वाले हैं तो इसको देख लीजिएगा, पेपर 1 इससे संबंधित जो चैप्टर मतलब पेपर 1 के जो चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं जो है 2 मिनट के अंदर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बीए फर्स्ट ईयर जो भी नए छात्र छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, छात्र छात्राएं जुड़े हैं, उनको एक प्रकार से बड़ी तेज़ी से बताने का प्रयास करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के बारे में हमने चर्चा की, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया यानी मेडिवल हिस्ट्री। प्रथम प्रश्न पत्र भारत का राजनीतिक इतिहास यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के समयकाल को पढ़ना है हमको। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 के बारे में चर्चा करेंगे हम। यूनिट 1 के बारे में देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, खास करके ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं और साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इतिहास लेखन की जो परंपरा रही, कैसे लिखा जाता है इतिहास, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इतिहास क्यों लिखा गया और कैसे लिखा गया, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में तुर्कों के उत्थान के कारण को देखेंगे। साथ ही साथ भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ है, अरबों के आक्रमण की एक प्रकार से देखेंगे, अरब का आक्रमण क्यों होता रहा है और कैसे होता रहा, इसको देखेंगे। उसके बाद में हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश में ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बारे में, रजा सुल्तान के बारे में, बलबन के बारे में। उसके बाद में हम खिलजी वंश में प्रवेश करेंगे। खिलजी वंश के बारे में फिरोज शाह खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है, 2 खास करके आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उसके अंदर तुगलक वंश पढ़ेंगे और तुगलक वंश में बात की जाए तो लगभग सबसे अधिक समय तक काल तक तुगलक वंश ही रहा है जो है दिल्ली सल्तनत में। इसमें हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, 3 शासक, गयासुद्दीन जो है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके फिरोज शाह तुगलक आप देखिए, फिरोज शाह कोटला जो एक प्रकार से स्टेडियम भी था, अब उसको बदल दिया गया है। तो यहाँ पर आपने देखेंगे इनके सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सैयद वंश के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें हम खिजर खां के बारे में, मुबारक शाह के बारे में और आलम शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके अंदर लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। लोधी वंश जो है बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। इब्राहिम लोधी के बारे में हम पढ़ते पढ़ते तुरंत इब्राहिम लोधी की मृत्यु वगैरह करवा करके, मतलब इब्राहिम लोधी से हार जाता है कौन, बाबर से हार जाता है, बाबर से हार जाता है इब्राहिम लोधी, और वहीं से मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसी के साथ साथ वहाँ पर राज्य यानी मुगल राज्य की क्या क्या प्रकृति थी, मतलब मुगल राज्य की प्रकृति क्या थी और वहाँ के शासन चलाने के जो सिद्धांत हैं उन विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के कौन कौन से कारण थे, इसको देखेंगे। इसी के साथ साथ स्थापत्य शैली का विकास कैसे हुआ, इसको देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही स्थापत्य शैली का विकास के साथ साथ उस स्थापत्य शैली में जो साहित्य लिखे गए हैं उनको देखेंगे, मतलब स्थापत्य शैली को लेकर के साहित्य और भी कुछ साहित्य लिखे गए हैं और जिन साहित्य के माध्यम से हमको इन सभी वंश के बारे में पता चलता है उसको देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो स्थापत्य शैली का विकास कैसे कैसे हुआ है इसको देखेंगे और साथ ही साथ साहित्य का विकास कैसे हुआ, साहित्य इसमें कैसे कैसे रंग पता, भक्तिकालीन साहित्य यहाँ पर था चरम सीमा पर। तो इन सभी मुद्दों को हम देखने का प्रयास जो है हम करेंगे आने वाले समय में। हमने इसमें आपको बता दिया, लगभग आपकी आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।